ठीक है। तो यहां पे कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स से क्या मतलब है हमारा कि फ्री किससे फ्री होगा? फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का इतना कोई खास जोर नहीं लगता, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड रखते हैं, बंधा हुआ रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, तो फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर्स में क्या होते हैं? रेयर होते ही नहीं है ऑलमोस्ट। अब कंडक्टर्स में ये बोलना भी कि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो भी बेवकूफी होती है, क्योंकि क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर, कंडक्टर्स में मान लो यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में हर जगह पे होते हैं, फैले होते हैं। पूरी एक नदी टाइप होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक पूरी नदी है, सी है इलेक्ट्रॉन्स का। और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होते हैं इनके, वो पॉजिटिव न्यूक्लियस कहां पे होते हैं? तो वो पॉजिटिव न्यूक्लियस बीच बीच में तैर रहे होते हैं इस तरह से। जब हम इसको अज्यूम करते हैं या जब हम कंडक्टर्स के बारे में लिखते हैं कुछ, तो हम ये बोलते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि कोई मतलब कोई पूरा फ्रीडम है उनके पास, कहीं पे उनको कोई समस्या नहीं है जाने जाने में। पूरे जैसे एक नदी में मछलियां रहती हैं वैसे रहते हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं कंडक्टर्स में? फ्री, लाइक फिशेस इन द सी। इतने फ्री होते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में इतने फ्री नहीं हो पाते, उनके अंदर फ्रीडम बहुत कम होता है। तो अगर मान लो कंडक्टर्स के अंदर आप बात करोगे तो 99% इलेक्ट्रॉन्स आप क्या बोल सकते हो कि वो क्या है? फ्री। 99% इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। और इंसुलेटर्स में बहुत कम फ्री होते हैं। जब बहुत कम फ्री होंगे तो वहां पे उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो बहुत कम हो जाता है। अब कंडक्टर्स के अंदर ही हम दो चीजों की बात करेंगे, एक का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक का नाम होता है थर्मल वेलोसिटी। एक चीज थर्मल वेलोसिटी कहलाएगी और एक चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है देखना इस चीज को भी। पहले बात करते हैं हम थर्मल वेलोसिटी क्या होती है। थर्मल वेलोसिटी से हमारा मतलब क्या होता है? तो थर्मल वेलोसिटी से हमारा मतलब ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस या ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जिस भी टेम्परेचर पे कोई मटेरियल होता है उस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी तो मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म है, तो उस गर्मी की वजह से उनके पास एनर्जी तो होती है। एनर्जी होती का मतलब क्या है? कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास है, वो पॉजिटिव होती है। तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लगातार कहीं ना कहीं भाग रहे होते हैं, लेकिन भागते किस तरह से हैं वो? तो वो भागते हैं रैंडमली। जो थर्मल वेलोसिटी वाली चीज है इसमें मेन वर्ड क्या आएगा? रैंडम। कोई ऑर्डर नहीं है, केओटिक, विदाउट एनी ऑर्डर। सब भाग तो रहे हैं पर ओवरऑल उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है। कैसे भाग रहे हैं कि मान लो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी भाग रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां भाग रहा हो, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ऐसे करके सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कहीं भी भाग सकता है। ये चीज, इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि जब भाग रहे हैं तो इनका भागना कैसा है? उसको आप बोल सकते हो डिसऑर्डर, या फिर कैसे भाग रहे हैं ये? केओटिक। केओस का मतलब भी वही होता है। और यहां पे आप ये बोल सकते हो कि ये कैसे भाग रहे हैं? रैंडमली। कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो इनमें, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इनके बीच में, बस वो लगातार भाग रहे हैं ऐसे। तो अगर हम इस वेलोसिटी की बात करें जिसको हम बोल रहे हैं थर्मल वेलोसिटी, तो थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है मैग्नीट्यूड का, मतलब जो वैल्यू होती है वो लगभग कितनी होती है?
तो थर्मल वेलोसिटी लगभग वैल्यू होती है उसकी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। अब ये सोच सकते हो कि कितनी बड़ी वैल्यू है ये। इसका लगभग अगर मैं करूं तो कितना आएगा, 100 किलोमीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड तक भाग रही है वो चीज। तो बहुत बड़ी बात है ये, इतनी ज्यादा स्पीड का होना। ठीक है, लेकिन यहां पे हम कुछ और भी अभी देखेंगे। क्या देखेंगे कि मान लो मैंने बोला कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल n। टोटल इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चीज के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर n, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटीज हैं उनको हम डिनोट कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूं जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी थर्मल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं u1 और विद वेक्टर साइन। ठीक है ना, वेक्टर समझ रहे हो क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या है, u1 क्या है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी थर्मल वेलोसिटी है ये। ऐसे ही u2 वेक्टर आ जाएगा और u2 वेक्टर क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से जब लिखना शुरू करोगे तो एंड में आकर के आप बोलोगे कि मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो ये लास्ट वेलोसिटी क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लिखेंगे, वो क्या, कि अगर मैं सारी थर्मल वेलोसिटीज को जोड़ दूंगा वेक्टर्स में तो जो सम आएगा वो कितना आएगा, 0। और ये चीज क्यों हो रही होगी ऐसे, इनके थर्मल वेलोसिटीज का जो सम आ रहा होगा वो 0 क्यों आ रहा होगा, बता सकते हो? क्योंकि ओवरऑल जो कंडक्टर है वो किस पे है, रेस्ट पे। बिकॉज द ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर इज 0। जो जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है वो तो रुका हुआ है, तो इसलिए ओवरऑल तो कहीं जा ही नहीं रहे। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हो और हर आदमी कहीं ना कहीं भाग रहा हो, कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई यहां जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कमरा तो क्या है, रेस्ट पे है। तो कमरा रेस्ट पे है तो आप यहां पर भी यही बोलोगे कि इनके वेलोसिटीज का सम कितना आएगा, 0। ठीक है, तो थर्मल वेलोसिटीज के बारे में ये चीज याद रखना, क्योंकि सबकी वेलोसिटीज आपस में कट जाती हैं। ठीक है, थर्मल वेलोसिटीज आपस में क्यों कटती हैं, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड ऐसे है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी थर्मल स्पीड ऐसे होगी, कोई इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऐसे तो किसी की ऐसे भी होगी। तो इसको हम ऐसे लिखते भी हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम, वेक्टर सम ऑफ थर्मल वेलोसिटीज। वेक्टर सम अगर आप करोगे थर्मल वेलोसिटीज का तो वो हमेशा कितना आएगा, 0। रीजन, क्योंकि कंडक्टर है वो आपने रेस्ट पे रखा हुआ है, तो कंडक्टर में तो कोई रोल है ही नहीं उसका। ठीक है, ये चीज कहलाती है थर्मल वेलोसिटी। इसमें जो नेक्स्ट टर्म आती है उसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम बोलते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, by which electrons move inside a conductor। लेकिन यहां पे अभी मेरे को एक बात और जोड़नी पड़ेगी कि वो मूव क्यों कर रहे होंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी उसकी वजह से, यानी कि कोई सेल लगा हुआ होगा, कोई सेल वगैरह आप लगाते हो तो वो क्या प्रोवाइड करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, हम उसको बोलते हैं यहां पे थर्मल वेलोसिटी या थर्मल मोशन की तरह से। तो क्या फंडा होता है देखो इसका, अगर आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आपने इसके अंदर क्या जोड़ दिया, आपने इसको एक सेल से जोड़ दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं एक सेल से कनेक्ट कर दूंगा इसको तो क्या होगा, मान लो मैंने सेल ऐसे लगाया है, सेल या बैटरी जो बोलना हो। ठीक है, अब इस बैटरी के लगाने से क्या होगा, देखो अगर ये वाला एंड प्लस का है तो यहां पे
इस तरफ प्लस चार्ज आ जाएगा बहुत सारा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये माइनस चार्ज अपने से दूर भगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ये माइनस चार्ज अपने से दूर भगा रहा होगा, और ये जो प्लस चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक ना, अट्रैक्शन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या बीत रही है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल कर रहा है, कौन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको यूं खींच रहा है, अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव। तो आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई कंडक्टर है और आपने उससे एक सेल जोड़ दिया, तो कंडक्टर इसका सेल का प्लस ये है, तो ये वाला एंड प्लस का, ये एंड माइनस का, तो इसका मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमेशा कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पे अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स को चलना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बहुत ज्यादा, अ ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में टक्करें होंगी, क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन्स, लॉट ऑफ कोलिजन्स। और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ओवरऑल पाथ कैसा होगा, कभी वो यूं जाएगा फिर टक्कर खाएगा, फिर यूं हो गया, फिर वो टक्कर खाएगा, मान लो यूं हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर यूं चला गया, फिर यूं चला गया, तो इस तरह से जाएगा कुछ। जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तब, जाना तो उसको उसी तरफ है लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली नहीं जा पाएगा, टक्करें बहुत सारी होंगी। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन गया है तो फॉर सम टाइम इट विल बी एट रेस्ट, कुछ टाइम के लिए रुका होगा टक्करों के बाद, और कुछ टाइम तक ये चल रहा होगा, फॉर सम टाइम इट विल मूव। तो हम करते क्या है, जैसे मान लो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है, तो इसको आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कोई बेवड़ा है, ड्रंकार्ड है, वो बार बार गिर रहा है चल रहा है, गिर रहा है चल रहा है। तो मान लो वो यहां से यहां चला, यहां पे गिर गया, फिर यहां पे रुका रहा बहुत देर तक, मान लो 10 मिनट तक रुका रहा, फिर यहां से यहां गया, फिर रुक गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स को ना स्टडी करना पड़े हमको, हम थोड़ा सिंपल कर ले, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये वाला जो आदमी था ये यहां से यहां पहुंचा 60 मिनट में, और इसमें से ये कितनी देर तक रुका रहा, ये रुका रहा 50 मिनट तक। 50 मिनट तक ये आदमी क्या था, रेस्ट पे पड़ा हुआ था। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको आप बोल दो L। तो आप क्या निकाल लेते हो, इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हो, मान लो ये जो डिस्टेंस होता ये कितना होता, 100 मीटर का, तो आप बोलते हैं एवरेज स्पीड कितनी आती है इसकी, 100 मीटर बटे में 10 मिनट, यानी कि 10 मीटर पर मिनट। तो ऐसे इसे एक आदमी की स्पीड आ जाती। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की सोचें तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो क्या होगा, हमने कहा था यहां पे कि टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, यहां पे हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, और इस तरह से चलते चलते हम बात करेंगे बाद में nth इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें क्या होगा, यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन है, इसकी पहले वाली स्पीड क्या है, u1। u से मेरा मतलब क्या है, यहां पे थर्मल स्पीड, और इसकी बैटरी लगाने के बाद जो स्पीड आएगी वो मैंने बोल दी v1 वेक्टर। ये कौन सी स्पीड है, तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या फिर एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बोल सकता हूं कि इसकी पहले की स्पीड थी u2 वेक्टर और इसकी बाद वाली स्पीड हो जाएगी v2 वेक्टर, और ऐसे करते करते जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि उसकी थर्मल वेलोसिटी एंड में ये होगी और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड में ये वाली हो जाएगी। तो अब इस चीज से अगर हम इक्वेशन लिखें, तो अभी मैं इक्वेशन लिखूंगा सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या लगा सकता हूं इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस एटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी को मैं क्या बोल रहा हूं, v1 वेक्टर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोल रहा हूं मैं, u1 वेक्टर। ए वेक्टर अभी कुछ होता है बताऊंगा। और यहां पे टाइम मैंने मान लिया t1 है, तो t1 क्या है, t1 टाइम है, टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जब तक चला वो टाइम है। अब एक बात हम और कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगाती है, Q इंटू में E, कोई भी पार्टिकल हो वो। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का E। तो हम बोलेंगे यहां पे कि अगर आपको फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस ई। फोर्स होती है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा उसका, माइनस ई बटे में m, ये उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी। डायरेक्शन कहां होता है, तो अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस तरह से लगेगी, अपोजिट होगी। अगर आप वेक्टर में लिखोगे यहां पे तो आप इन दो वेक्टर्स के बीच में माइनस साइन देख सकते हो। यहाँ पे जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके बीच में माइनस साइन यही बता रहा है ये कैसे हैं, अपोजिट है, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगा, ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। और नेगेटिव चार्ज पे ऐसा होता भी है। तो एक्सेलरेशन देखो हर इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा, माइनस ई बाय एम। अगर देखा जाए इसमें तो ई की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जो बड़ा वाला ई है वो हमको गिवन है और वो कांस्टेंट है, और जो m है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजीज। तो इन सब चीजों को देख करके आप क्या बोल सकते हो कि उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम हरेक का जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसको हम क्या रख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ वैल्यू रखनी हो तो आप ये रख सकते हो ई बटे में m, माइनस साइन चाहो लगाना तो लगा सकते हो, ये वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन की। तो इसको यहां रख देना सबके लिए। तो लिखेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन क्या आएगी, मैं भी सब में ए ही लिख रहा हूं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगी इक्वेशन, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे इक्वेशन तो ऐसे आएगी, और अनथ के लिए लिखोगे तो फिर अब हम इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें जो ये u वाली टर्म्स है इसका जोड़ कितना होगा, 0। ठीक है, क्यों होगा 0 बताया था अभी, सम ऑफ थर्मल वेलोसिटीज। तो बचेगा हमारे पास ये चीज। अब आप यहां पे ना दोनों तरफ इसको डिवाइड कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, यानी कि n से। तो ये जो टर्म लिखी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। देख सकते हो ये सबका क्या है, एवरेज है। ठीक है, और ये जो टाइम का एवरेज आएगा इसका नाम हम बोलते हैं टॉ एवरेज। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन चला मान लो 10 सेकंड के लिए, दूसरा चला 20 सेकंड के लिए, तीसरा चला 40 सेकंड के लिए, तो सबका टाइम जोड़ करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया, तो हम उसको बोलते हैं टॉ।
टॉ का नाम क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आपके पास इक्वेशन ये आ जाती है, v के नीचे छोटा सा d लगा करके ये, और अब आप रख दो यहां पे एक्सेलरेशन। और बेटर होगा माइनस साइन भी लगा लो। तो ये आया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक किसी कंडक्टर में उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी किसी इलेक्ट्रॉन की, उसकी वैल्यू ये आएगी। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है, ये चीज तो बदलेगी नहीं E/m। तो जो बदल सकती है चीज वो या तो ये बदल सकती है या फिर ये दोनों तो नहीं बदलने वाले। अब इसके बाद एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है उसकी बात करते। अच्छा, थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो किस ऑर्डर की होती है? ये तो इस पे क्वेश्चन बनेगा, वो बाद में पूछूंगा। अब ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर में। तो इस डेरिवेशन में हम कैसे करते हैं सॉल्व? देखो, हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि कोई फील्ड लगा दी। तो अगर मैं कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम निकालूंगा तो आएगा πr²h। तो यहां पे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो देखो, बड़ा वाला n क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम निकालना चाहें छोटा वाला n, जिसका मैंने नाम क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है टोटल, मतलब जो रेशियो होता है ये n क्या होता है? छोटा वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या देता है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने किसी कंडक्टर में, और नीचे उसका वॉल्यूम। तो अगर हम इसको निकालना चाहें इस कंडक्टर के लिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या है? n, और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू एल। तो यहां से हम लिख सकते हैं छोटे वाले n की वैल्यू क्या आएगी? छोटे वाले n की वैल्यू आएगी, सॉरी, बड़े वाले n की वैल्यू आएगी NaL, नाल, साढ़े नाल वाला। अब यहां पे देखो हमें डिराइव क्या करना है? करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बटे में टाइम, ठीक है। ये होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, और नीचे आता है टाइम टेकन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले यूनिट में आता है कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? n इंटू में E, क्वांटाइजेशन वाला प्रिंसिपल होता है ये, ठीक है। यहां पे n क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर इलेक्ट्रॉन्स का, और E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पे चार्ज की जगह क्या लिख सकते हो? n इंटू में
ई, तो उसको लिख दो चार्ज की जगह पे एन इंटू में ई बटे में क्या आएगा टाइम। ठीक है, और अब देखो यहां से ये बड़े वाले एन की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई थी, बड़ा वाला एन क्या है नाल, तो यहां पर रख दो आप, तो ये बन जाएगा नाली बटे में टाइम। ऊपर आ गया नाली, नीचे आ गया टाइम। अब इसमें से मैं एक टर्म को अलग कर रहा हूं, लेंथ बटे में टाइम को, तो ये क्या बचेगा एन ए ई, और यहां पे क्या आ गया लेंथ मतलब डिस्टेंस और टाइम बटे में। तो डिस्टेंस बटे में टाइम एक क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो हम इसको शुरू से बता रहा हूं फिर से। करंट आया था चार्ज बटे में टाइम, चार्ज की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। फिर जो बड़ा वाला एन था उसकी मैंने वैल्यू रख दी, और फिर मैंने बोला कि ये जो लेंथ आई है एल और जो टाइम है, अब देखो कंडक्टर यू था, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया होगा, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा होगा यहां से यहां जाने में एल। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने वो कितना करा होगा एल, और यहां से यहां उसको टाइम लग गया होगा मान लो टी, तो हम क्या बोल सकते हैं एल बाई टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो हम इसको कैसे लिख देंगे आई बराबर एन ई ए, और ये जो टर्म है इसकी जगह कौन आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये 3 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है ये। और इसको मैं वेक्टर में भी लिख सकता हूं, लेकिन पंगा क्या होगा यहां पे वेक्टर में लिखूंगा तो करंट को हम वेक्टर नहीं बोलते, करंट रियल में क्या होता है टेंसर, या फिर नॉर्मल लेवल के लिए आप बोल सकते हो स्केलर, पर करंट के पास कोई डायरेक्शन नहीं आता। इसीलिए जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसको विदाउट वेक्टर लिख देते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी। अब यहीं पे एक चीज की हम और बात कर सकते हैं आज, वो क्या है देखो हमने 2 प्रूफ करे थे। पहला प्रूफ था आई बराबर एन ई ए वी डी, दूसरा प्रूफ वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू का, उसकी वैल्यू कितनी आई थी ई ई टॉ बटे में एम। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें इक्वेशंस को, तो हम क्या लिख सकते हैं आई बराबर एन ई ए, और ये जो वेलोसिटी वाली टर्म थी इसकी जगह पे ये टर्म लिख दूंगा पूरी, तो क्या आ जाएगा ई ई टॉ बाय एम। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा एन ई स्क्वेयर ए टॉ बटे में एम, और यहां पे आ जाएगी ई, ये बाकी सब चीजें तो बाहर आ जाएंगी। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, उनमें क्या रिलेशन होता है, तो नॉर्मल फॉर्म में मैं रिलेशन को ऐसे लिख देता हूं, प्रॉपर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। एक्चुअल रिलेशन ये होता है, लेकिन थोड़ा वेक्टर में मतलब उसमें चल जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो इतने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे हम आमतौर पे ऐसे लिख लेते हैं। तो वहीं पे अगर मैं ये रिलेशन यूज कर रहा हूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं B बाय एल। तो अगर आप इस वैल्यू को यहां लगा दोगे तो आपका ये डेरिवेशन क्या बन जाएगा, हमारे पास I की वैल्यू आ गई थी एन ई स्क्वेयर ए टॉ बाय एम, और यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E, यानी कि यहां मल्टीप्लाई कौन हो रहा था E, और E की जगह हम क्या रख देंगे V बाय एल। यहां पे अगर तुम V को अकेला करोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, तो आंसर आएगा V इक्वल्स टू एम एल बटे में एन ई स्क्वेयर ए टॉ, और यहां पे क्या आएगा I। अब अगर तुम्हें ओम्स लॉ याद हो तो ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। बेटा ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो देख सकते हो ये जो R है आपको उसकी वैल्यू मिल गई यहां से। ठीक है, 10th क्लास में आपके पास ये वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहां पे आ जाती है हमारे पास वैल्यू एम एल बटे में एन ई स्क्वेयर ए टॉ। और चूंकि लेंथ और एरिया तो हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी रेजिस्टेंस का या किसी कंडक्टर का, लेकिन जो एम है और ई है इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी,
क्योंकि m और e ये तो क्या हो गए, कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये जो चीज बची n और ये जो चीज बची टॉ, ये वेरिएबल होते हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आमतौर पे अगर आपका मटेरियल फिक्स है, अगर आपका मटेरियल फिक्स है कि आपने ले लिया स्टील, तो आप उसकी लेंथ और एरिया तो बदल सकते हो, ये भी क्या होते हैं, चेंजेबल। तो इसीलिए आप बोलते हो कि आर की वैल्यू क्या आ जाती है, रो एल बाय ए, और यहां पे जो ये नंबर होता है या जो सिंबल होता है रो, ये इस चीज का सिंबल होता है। ये चीज केवल किस पे डिपेंड करती है, रो डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। टेम्परेचर से रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क पड़ सकता है, और मटेरियल के बदलने से किस पे फर्क पड़ सकता है, एन पे। एन किससे जुड़ा हुआ होता है कि मटेरियल कौन सा है, और जो ये टॉ होता है इसका बेसिक मतलब किस चीज से होता है, टेम्परेचर से। तो अगर आपने ये दो चीज ना बदली, मटेरियल और टेम्परेचर, तो ये चीज नहीं बदलती रो, और रो का नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलो मैं तो बता आज के लिए।